इंस्टेंट निकले या लॉन्ग टर्म निकले, वो अलग एक डिबेट का मुद्दा। इसका एक एग्जांपल समित, आपको लग रहा है कि जो सिर्फ 325 सीट की बात नहीं हो रही, जो स्टेट इलेक्शंस भी आप जीत रहे हैं, लोगों को वाकई आपको लग रहा है आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी से कि जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, मैं एक बात बताऊं मानक भाई, लोगों को कभी बेवकूफ मत समझिए। पीपल हैव द कैपेसिटी, लोगों में ये क्षमता है कि वो आपकी आंखें पढ़ सकते हैं और आपका इंटेंशन जान सकते हैं। ये बहुत महान देश है और ये महान लोग हैं। एक छोटा एग्जाम्पल, मोदी जी इतनी जगह ट्रैवल किए, इसका क्या फायदा मिला? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कई लोगों को लगा था कि बहुत सारे देश इंडिया के इसके खिलाफ बोलेंगे कि आपको किसी देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ शायद अटैक कर दिया आपने। अगर बड़ी बात रही, बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदीज डिप्लोमेसी, जिस प्रकार का उन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की थी, तमाम देशों ने हिंदुस्तान को थम्सअप का सिग्नल दिया और मोदी जी के पीछे खड़े रहे। यही देखिए, आज मोदी जी कहीं पोर्चुगल गए तो कल पोर्चुगल से एक बैगेज आ जाएगा। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमेसी इज नेवर इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, डिप्लोमेसी इज इन द वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप क्या वजह है राजीव जी? पहले मनमोहन सिंह के टाइम या यूपीए के टाइम, राजीव जी सवाल देखिए। और मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मजेदार बात। जब जॉर्ज बुश से मनमोहन सिंह जी मिले थे, बड़ा चर्चा का विषय था, शिव जी बताएंगे, हेडलाइन अगर छपे थे हमारे अखबार में भी, उनके भी। जब पहले हैंडशेक किया तो मनमोहन जी को समझ में नहीं आया क्या बोलेंगे जॉर्ज बुश को। उन्होंने बोला, यू डोंट नो इंडिया, होल इंडिया लव्स यू। तो पूरा वहां चर्चा की, हाउ डज पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव विथ यू, पीपल ऑफ इंडिया आर इन डीपली इन लव विथ यू। मुझे बताइए, दिस स्टेटमेंट मेड अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ अस। व्हाई वुड पीपल ऑफ इंडिया के लोग बहुत गहरे रिलेशन में थे जॉर्ज बुश के साथ, आप बताइए हम क्या। तो ये डिप्लोमेसी में शब्दों का चयन, और क्या आप छोड़ के आते हैं वहां पे। शब्दों की वजह से ही आज ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं कि माय रियल फ्रेंड इज कमिंग। उन शब्दों की वजह से मनमोहन जी के शब्द भी थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि बड़ी डिप्लोमेसी रही अपनी सर्जिकल स्ट्राइक पे। एक उदाहरण देता हूं आपको। 1971 के पाकिस्तान के युद्ध से पहले इंदिरा जी निक्सन से मिलने गई थी। यही इंदिरा जो अब तक लाते रहेंगे भैया, कभी राहुल जी और सोनिया जी को भी लाइए। निक्सन ने कहा कि वार नहीं होनी चाहिए। ये हिस्ट्री में दर्ज है बकायदा। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब किसी से मिलता है तो निश्चित रूप से हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। हेनरी किसिंगर ने यहां तक कहा था कि इंडियंस बड़े हरामी होते हैं, और ये कहा गया निक्सन की तरफ से कि बूढ़ी चुड़ैल बहुत जिद्दी है। जब हम गाली देते हैं दूसरे को तो इसलिए देते हैं कि हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन अमेरिका में आने के बाद भी इंदिरा जी तो नहीं मानी। इंदिरा जी ने तो आकर के पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का काम किया। ये डिप्लोमेसी है, ये कूटनीतिक पहल है, ये सत्ता की निश्चित रूप से ताकतवर सत्ता की बीटिंग की बात नहीं है। चेस्ट बीटिंग की बात नहीं संजीव, लेकिन ये सवाल है, चेस्ट बीटिंग नहीं होना चाहिए। ये चेस्ट बीटिंग है, उनकी तरफ से भी हो रहा है। लेकिन संजीव, ये मुद्दा है कि अब से पहले जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे तो कोई नहीं बोलता था, इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अब ऐसा क्या बदल गया? वो इसकी वजह वहां से शुरू होती है कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन और तमाम दूसरे भाषणों में कांग्रेस वालों को लगा कि कुछ निशाना जो है हमारे पे वहां से साधा गया। अब ये कितना सही था नहीं था ये तो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी में सब बातें होती हैं, लेकिन डिलीवरेबल्स एक शब्द होता है, समझ गए। और 5 साल का एक कार्यकाल होता है, उसमें डिलीवरेबल्स क्या हैं? इनके पास कहने के लिए एक डिलीवरेबल है, और वो ये कि तमाम इस बात के कि आप एनपीटी सिग्नेटरी नहीं हैं, फिर भी आपके साथ परमाणु डील हुआ। अब आज की तारीख में है कि उस परमाणु डील को आगे लेकर के जाना है। जब तक आपको एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलती है तब तक फ्रक्टिफाई नहीं होता है वो परमाणु डील। पर उसमें तो चाइना एक रोड़ा है। अब उसमें चाइना एक रोड़ा है। हम लोग कैसे वर्क अराउंड करते हैं उसमें, है ना? क्या हमारे, देखिए ऐसा है कि अभी आप सब लोगों ने एग्री किया, सबसे बड़ा पावर तो अमेरिका है ना? क्या वो हमारी इस बारे में मदद कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक कार्यकाल है और डिप्लोमेसी का अपना एक प्रवाह है। उसमें किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है ये तो इतिहास दर्ज करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है वो इस बात पर खड़े होकर के कहेगी कल कि देखिए ये सब चीजें हमारे साथ घटित हुई, हमने ये दिया देश। जैसे बाकी सारे मुद्दों पे होता है, बताए जाते हैं। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी सारे क्षेत्रों में भी यही होता है। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार में नतीजे आते हैं और सरकार खड़े होकर हमेशा लिया जाए, चाहे वो एनडीए की सरकार में आपने किया या आपकी सरकार में ये कर। बिल्कुल कंटिन्यू कहते हैं उसको। हम एनडीए से नहीं, यूपीए से नहीं। और मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी की एनडीए सरकार के समय काम हुआ होगा, उसका नतीजा आपकी सरकार में आया होगा, उसका क्रेडिट आपने लिया होगा, आपने काम किया, उसका नतीजा अब आ रहा होगा। जो ईरान वाला मैंने पोर्ट बताया था वो निश्चित रूप से वाजपेयी साहब की सरकार के टाइम पे शुरू हुआ था। लेकिन मुखर्जी साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अभी भी देखिए, जैसे संजीव कह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी चलती रहती है। एक देश की फॉरेन पॉलिसी बहुत जल्दी बदलती नहीं है आमतौर पर, खासतौर से इंडिया जैसे देश, लेकिन है डायनामिक।
डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलती है। तो इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब किसी भी नहीं, मतलब कैसे पता लगे कि कौन सी गवर्नमेंट की अचीवमेंट क्या है? एक चीज, ये जो पॉलिटिकल डिबेट हो रहा था उसमें एक चीज मैंने सुना जो सही था, डिप्लोमेसी इज द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आर नॉट परमानेंट। राष्ट्रीय हित बदलता है। एक जमाना था जब अमेरिका चीन के बिल्कुल खिलाफ था 50s में, फिर देन वो सीक्रेट विजिट हुआ किसिंजर का, क्योंकि कोल्ड वॉर के हिसाब से दे नीडेड चाइना एज एन एलाय अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। दोस्ती बदल गई। अब ये ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, बट फॉरेन पॉलिसी एक डायनामिक होता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसी समय हिस्ट्री जरूर देखना चाहिए। 1971 की बात की, पर 1971 इज नॉट 2017। वी मस्ट लर्न आवर लेसन्स फ्रॉम 1971, बट वी मस्ट ऑल्सो लुक एट 2017। अब उसमें बात यह है, राष्ट्रीय हित के हिसाब से पाकिस्तान को लेके 2008 न्यूक्लियर डील की सभी ने बात की। देखिए 2008 जुलाई में जब ये समझौता हुआ था बुश एडमिनिस्ट्रेशन के समय, तो अगर हम मान लें कि राष्ट्रीय हित एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी में, तो जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने कहा द पीपल ऑफ इंडिया आर डीपली इन लव विद यू, तो जॉर्ज बुश वाज नॉट डीपली इन लव विद इंडिया। उसको कुछ राष्ट्रीय हित दिखा हुआ, बिल्कुल दिखाओ। राष्ट्रीय हित ये था, उस समय चाइना उभर के आ रहा था। लॉन्ग टर्म में अमेरिका ने डिटेल्स छोड़ दीजिए, देखा कि हमारा एक मेजर कॉम्पिटिटर रहेगा, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर रहेगा दुनिया में चाइना, और हमें चाइना के खिलाफ, चाइना को विरोध करने के लिए, चाइना का जो एक ये जो डोमिनेंट रोल अपना बनाना चाहता है, उसको रोकने के लिए अगर कभी जरूरत हो तो हमें एक कोalition बनाना पड़ेगा जो आगे हमें काम में आए। मैं अपने उसी के वजह से इंडिया वॉज चोजन एज द कंट्री विच कुड बी। मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हूं सर। इसका मतलब ये हुआ, उनका भी राष्ट्रीय, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा, पाकिस्तान को गिफ्ट नहीं दिया, पाकिस्तान को वो अपना एड देता रहेगा जब तक हक्कानी नेटवर्क और अफगान बॉर्डर पे उनके इंटरेस्ट है, वो करते रहेंगे। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो भी राष्ट्रीय हित संभाल रहे हैं। जो आतंकवाद, पाकिस्तान जो आतंकवाद करता है, स्टेट एसेट यूज करता है, टेररिज्म को सारी दुनिया में फैलाता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, उसका सबसे ज्यादा सबूत 80 से मैं देख चुका हूं, 2 बार वॉशिंगटन में जब सर्व किया था, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस से लेके हर एक स्टेट डिपार्टमेंट में उसका सबूत हमसे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका के कुछ कंपल्शंस हैं। नंबर 1 अफगानिस्तान, पाकिस्तान अगर उनका बेस ना हो तो खाना नहीं पहुंचे उनके सोल्जर्स में वहां पर। टुडे अगर फिर मैं कहता हूं कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आउटसोर्स कर दिया है मिलिट्री डिसीजंस, इंक्लूडिंग वो सर्च जो होगा टू द पेंटागन। ठीक है, तो इस समय पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो फंसे हुए हैं उसके वजह से पाकिस्तान को जरूरत है। नंबर 2, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका समझ गई है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री विक्ट्री नहीं होगा, और वो नेगोशिएशंस की तरफ देख रहे हैं। नेगोशिएशंस किसके साथ? तालिबान के साथ। तालिबान के साथ बातचीत करोगे तो पाकिस्तान को साथ आना पड़ेगा। नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास, वो अमेरिका एज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को तो सोचते हैं लीडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर रोग टेररिस्ट के हाथ में अगर फंस जाए तो दुनिया में क्या होगा उन्हें नहीं पता। तो इसके लिए, और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो रेटोरिक में हमारा साथ देते रहेंगे। शायद रियल टर्म्स में भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्दे के इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे हमारे साथ, अगर इंडिया का साथ देते हैं, वो भी बहुत पाकिस्तान को अबैंडन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्लोजिंग संबित आपसे चाह रहा हूं, ये सच्ची दोस्ती जो हो रहा है, आपको वाकई लग रहा है, जैसे मैंने संजीव आपसे ही पूछा था, आपने भी उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, दोनों का बैकग्राउंड और दोनों का स्वभाव देखते हुए आपको लग रहा है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल से नेता है। मोदी जी तो अब मंझे हुए राजनेता है, उन्होंने तो अभी पॉलिटिक्स शुरू की। देखिए कैसी सच्ची दोस्ती बनेगी? देखिए 2 चीजें हैं। ओबामा के साथ तो एक बन गया था इक्वेशन। पहली बात तो है, जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के धरती पर उतर रहे हों तो उनके राष्ट्राध्यक्ष पर नेशनल स्पोक्स पर्सन द्वारा टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं। मैं ट्रंप का बहुत सम्मान करता हूं और मैं यही कहूंगा कि अमेरिका इज अ वेरी मैच्योर्ड कंट्री, बहुत बड़ा नेशन है, और इंडिया भी उतना ही बड़ा नेशन है। दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों को मिलने दीजिए, दोनों को तकरीर करने दीजिए, दोनों जब मिल लेंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तब हम डिबेट शायद नहीं हो रहा है।
जॉइंट स्टेटमेंट मेरा कहने का मतलब जब जॉइंट टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। एक खबर भी आ रही है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा। इस वक्त हमें खबर यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में जितना भी जो इस समय आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है और आतंकी भी बार बार हमले कर रहे हैं, उस सब के बीच अब खबर यह आ रही है कि अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बारे में अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि इंटेलिजेंस से जानकारी मिली है 100 से 150 अमरनाथ यात्रियों को टारगेट किया जा सकता है। यानी कि अमरनाथ यात्रियों के पूरे जत्थे को निशाना बनाने की साजिश आतंकी जम्मू कश्मीर में रच रहे हैं। आसिफ से आप और जानकारी दे रहे हैं। आसिफ, क्या खबर मिल रही है? आसिफ सुन पा रहे हैं? आसिफ, क्या खबर है? देखिए मानक, इस बार पिछले काफी समय से लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि मिलिटेंट्स अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं और अमरनाथ यात्रा मिलिटेंटों के टारगेट पर इस बार हो सकती है। लेकिन ये जो अब पुलिस का एक अलर्ट सामने आया है, खुफिया अलर्ट, इसमें जिस प्रकार से हमले की बात कही गई है ये काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स के आका बैठे हैं उन्होंने यहाँ दक्षिणी कश्मीर में पर्टिकुलरली मिलिटेंट्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो अमरनाथ यात्रा को बड़े पैमाने पे निशाना बनाए, उनकी कॉन्वॉय या उनके जो कैंप होते हैं उस पर हमला करें और कम से कम 100 से 150 के यात्रियों के वहां पे कैजुअलिटी होनी चाहिए, इस तरह के आदेश मिले हैं। और यही कारण है कि अब इस इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पूरे कश्मीर घाटी में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है आईजी कश्मीर ऑफिस द्वारा, और सबों को कहा गया कि वो पर्याप्त प्रबंध करे, सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध करे। जाहिर है सिर्फ बौखलाहट साफ दिख रही है, आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। अब वो मिलिट्री टारगेट्स पर, पुलिस पर हमला करने के साथ साथ निहत्थे मासूम अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने की सोच रहे हैं, यानी कि साफ है, बौखलाहट है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।